बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज का मौजू आपने देख लिया। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो इंतहाई जो ख़तरनाक सूरत हाल है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है, उसकी वजह से वो सारी दुनिया मुस्तरिब है और सारी ये ख़तरा लाहक हो गया है कि ये कहीं तीसरी आलमगीर जंग में तब्दील न हो जाए। और इसमें हमने ये बात, जब हमने पहला प्रोग्राम इस पर किया था तो हमने ये कहा था कि ये तवील जंग होगी और इसको अमेरिका ने जिस पॉलिसी के तहत तवील करना चाहा था वो असल में अब रूस के हक़ में चली गई है। क्योंकि पिछले महीने के जो फिगर आए थे वो जो मैंने जो 2021 के फिगर थे उससे उन्होंने रूस से तेल की मद में सिर्फ $97 बिलियन ज़्यादा कमाए हैं। और जो जिसको उन्होंने तर्जुमा किया है मैंने ब्रिटिशर ने कि 74 बिलियन पाउंड जो पाउंड उन्होंने ज़्यादा कमा लिए हैं। तो अब वो ये ख़तरा हो गया है कि अगर ये जंग बढ़ रही है तो फ़ायदा यूरोप के तो भट्टा बैठ रहा है, लेकिन यूरोप जो है मुतबादिल जो है वो अपने जो तेल के जो सप्लाई है उसके लिए मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहा है। लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पर तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। दूसरी बात ये हो गई है कि इसको बढ़ावा यूँ हो रहा है कि आज जो खबर आई है वो ये आई है कि जो लिथुआनिया है, एक छोटा सा मुल्क है, उसने जो है लेनिनग्राड तक जाने की जो रेलवे लाइन थी, लेनिनग्राड जो रूस का जो है वो बंदरगाह है जो कि 365 दिन खुली रहती है और वहाँ पर वो सर्दियों में भी खुली रहती है और ये पोलैंड के मुंह पर बैठी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूस की बंदरगाह है, उसकी ट्रेन का रास्ता बंद कर दिया, जिस पर मैंने रूसियों ने बहुत सख्त उस पर उसका नोटिस लिया और उसको धमकी भी दी है। अब हम चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। यानी अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि दो मेहमान हैं, दो मेहमान हैं जनाब मोहतरम, एक हमारे सैयद हसन हबीब हैं और दूसरे बरादर हमारे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं। दोनों इंतहाई मोहतरम हमारी शख्सियत है, दोनों सफ़ीर रहे हैं और दोनों से हम एक इत्तेफाक ये है कि अमूमी तौर पर हम क्योंकि इतने सीनियर हो गए हैं तो किसी से मरूब नहीं होते हैं, लेकिन इन दो हज़रात से मरूब हैं जिसका हम बरमिला इज़हार कर रहे हैं। तो अब ये जो यूक्रेन की तवील जंग जो हो रही है, इससे किसको फ़ायदा पहुंच रहा है? पहला सवाल तो ये है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आप फरमाइए। ये इसका फायदा फिलहाल और मुस्तकबिल करीब में तो किसी को नहीं पहुंच रहा, बल्कि इसका नुकसान ही नुकसान और नुकसान दर नुकसान इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया में। जो वहाँ के अवाम हैं, जो वहाँ के लोग हैं और ख़ास तौर पर जो लोग जो कि ज़्यादा अफ्लुएंट नहीं हैं, ज़्यादा आसूदा नहीं है और उसमें भी खसूसी तौर पर जो गरीब लोग हैं, यानी ममालिक इफेक्ट हो रहे हैं और उन ममालिक में जो लोग ज़्यादा अफ्लुएंट नहीं हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। रहा सवाल कि आगे दूररस्त अगर इसके नताइज देखे जाएं तो कौन फायदे में रहेगा, ये कहना बहुत कब्ल अज वक्त होगा। ये एक राय है कि इस ब्लॉक में ये ब्लॉक मजबूत होता जाएगा। चीन, रूस और उसके साथ के जितने एससीओ के कंट्रीज हैं, ईसीओ के कंट्रीज हैं, ये मजबूत होता जाएगा। लेकिन ये जो दौरानिया है मजबूती पकड़ने का, इस दौरानिये में क्या क्या इंटरफेरेंस आएगी, क्या क्या मज़ाहमतें होंगी, क्या क्या चालें चली जाएंगी, क्या क्या इकोनॉमिक मसाइल क्रिएट किए जाएंगे, किस किस तरह से मुल्कों को जेर बार किया जाएगा, ये इतने सारे सवाल हैं कि इसका एक प्रोग्राम में या दो प्रोग्राम में अहाता करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन नाजरीन के लिए इतना बताता चलूं कि अगर रशिया इसमें अपनी आइसोलेशन और अपनी इकोनॉमिक मामले में अगर सरवाइव कर गया और यूक्रेन, जिसमें कि रशिया ने कैलकुलेट नहीं किया था कि इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा ये मामला, और उसमें अगर सस्टेनेबिलिटी कर गया जैसा कि रशिया दिखा रहा है, और रशिया को जो एडवांटेज है उसके वजह से महसूस होता है कि वो इसके बावजूद के नेटो की सप्लाई आ रही है, इसके बावजूद के वहां हर किस्म के जो बहुत ही जदीद किस्म के आलात और हथियार आ रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया के जो जहाज हैं और रशिया के बाकी
वेपन्स हैं उनको तबाह करने में आसानी हो रही है, रशियन ट्रुप्स कुछ डिमोरलाइज हो रही है। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो रशिया ने चढ़ाई की है और जो इंटेंसिफाई किया है, उससे थोड़ी सी घबराहट पैदा हुई है वहां। ये तो रहा इसका आपके सवाल का आखिरी 2 लाइनों में जवाब कि कौन इससे मुस्तफीद होगा। इसमें जो ग्राउंड पर ठहर गया, जो इस मामले में प्रेशर बर्दाश्त कर गया फरीक, एक तो यूक्रेन इतने तजर्बेकार हो गए रूसी जो पहले नहीं थे, मेरे ख्याल में उन्होंने अपना जो बंदोबस्त था, जो उनको पता था कि इनको फूड का प्रॉब्लम है, इनको फ्रूट का प्रॉब्लम है, इनको जो डिपेंडेंस थी मैंने यूरोप से, वो उन्होंने दूरी कर ली है और अपना ज़ख़ीरा पूरा कर लिया। अब दुनिया जाने वो जाने, उनसे उनका फिक्र नहीं है। जैसा कि वो उसमें रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक बात कही है कि अगर आप इसको, आप कुछ लोग ये कहते हैं यूरोप के लोग कि हमें रात को नींद नहीं आती है क्योंकि यूक्रेन में गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप ये समझ लें कि आप अफ़गानिस्तान में हमला कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि आप इराक़ पे हमला कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि आप शाम पे हमला कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि इजिप्ट उस पर लीबिया पे हमला कर रहे हैं, और आप ये समझें कि जो रूस है वो US से है, तो फिर आपको नींद आराम की आ जाएगी। ये बड़ा तंजिया उन्होंने जुमला कहा है कि जब इन लोगों पे हमला हुआ था उस वक्त तो आपको रात को नींद आ जाती थी, अब यूक्रेन पे हमला हुआ है तो आपको रात को नींद नहीं आती। जी फरमाएं। या उसमें आप ये बेखल हसन हबीब साहब की तरफ आपने सवाल को डायरेक्ट किया है, या मुझे चाहते हैं कि मैं चाहता हसन हबीब साहब से कह लेता हूँ कि भाई एक तो ये बात है कि क्या इस सूरत हाल को देखकर कि नेटो की फोर्सेज जो हैं वो मदाखलत कर सकेंगे या फिर नहीं करेंगे? हसन हबीब साहब देखिए, अगर नेटो की फोर्सेज ने मदाखलत की या वेपन में भी कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई तो रूस शायद ऑल आउट जाएगा। रूस ने जैसे जबीर साहब अर्ज कर रहे थे कि रूस ने अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट किया है, और ये जो रिसेंट स्ट्रेटेजी है सलामी स्लाइसिंग जिसको हम कहते हैं कि हर रोज एक छोटा सा पीस काट दिया, हर रोज वो ईस्ट को जब अपने पास डोनबास को लोहानस को ले लेगा तो उसके बाद शायद वो तैयार हो कुछ सुनने पे बात। रशिया ने शुरू से ये कहा था कि यूक्रेन जो है वो नो गो है, लेकिन अमेरिकियों ने बात नहीं मानी, उन्होंने पिछले सदर को हटाया, ज़ेलेंस्की को लाए जिसने वही किया जो अमेरिकी या EU चाहती थी। सरप्राइजिंगली ये पहली जंग है जो यूरोप के बॉर्डर पे हो रही है। अफगानिस्तान में उनको कोई फिक्र नहीं थी, कोई मरता है जीता है उनको फिक्र नहीं, इराक, यमन, सीरिया, द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन अब उनको पहली दफा ये लग रहा है कि जैसे कि उनके घर के करीब जंग पहुंच गई है, और जो जितने मॉडर्न वेपन्स अमेरिका पंप कर रहा है, चाहे वो एंटी टैंक हो, चाहे नॉट ओनली अमेरिका, बरतानिया भी, जो भी है, हम उसने एक ही समझ लें कि EU और अमेरिका इस वक्त एक ही है। तो वो रशिया ने भी अपने वो वेपन्स इस्तेमाल किए हैं या वो अपने मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं कि जो उसने पहले कभी जिक्र भी किसी से नहीं किया था। और अब अगर आप गौर से देखें, 2 दिन पहले उन्होंने उस डिपो को हिट किया है जहां अमेरिकन वेपन्स रखे हुए थे। तो अब रशिया भी हाईटेक की तरफ जा रहा है और ये भी, और उन्होंने 2 जनरलों को गिरफ्तार किया है हैरतअंगेज तौर पर। एक उसमें मुसलमान है जो कि कनाडा का है, और एक बरतानिया का जनरल है, तैमूर उसका नाम है। मर्सनरीज या वॉलंटियर्स तो आ रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन ट्रेडिशनली क्योंकि हमेशा बड़ी जंगों का हिस्सा रहा है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस्तेमाल हुआ, नेपोलियनिक वॉर में भी यहीं से नेपोलियन गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी ट्रैक पे हुई थी। तो अगर आप गौर से देखें तो हर फैक्ट्री के नीचे, हर बड़ी बिल्डिंग के नीचे ह्यूज किस्म के तहखाने हैं और बंकर्स हैं, तो जिनसे वो रेजिस्ट करने में आसान है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज से नहीं कोई 10 साल से अमेरिका मुसलसल कई बटालियन ट्रेन कर रहा था यूक्रेन की। अमेरिकियों की तैयारी बहुत अच्छी थी और रूस को इसका वॉर शुरू होने के बाद पता चला, इसीलिए अब वो आर्टिलरी का और मिसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। टैंक और याद करें वो कीमियावी जो बायोकेमिक फैक्ट्री पकड़ी उन्होंने, वो तो कमाल कर दिया उन्होंने। वो उसका अमेरिका जिक्र ही नहीं कर रहा है, ना UN ने, देखिए ना WHO ने उसका जिक्र किया। नहीं, रूस ने तो कर दिया है, रूस ने तो किया है, एहतियात किया उस पर तो किया है, लेकिन
अमेरिका ने, WHO ने, UN ने, सेक्रेटरी जनरल ने बिल्कुल एग्री नहीं किया कि वहां को इन्वेस्टिगेशन टीम भेजें। तो ये सब कुछ शो कर रहा है कि ये मामला जल्दी नहीं खत्म हो। जमील अहमद खान साहब ने बिल्कुल सही कहा था। इसका नुकसान ये है कि अब हमें तवील अरसे के लिए फूड एनर्जी शॉर्टेज के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे वो कह रहे थे जमील साहब कि हमें गरीब लोगों को ये हिट करेगा बहुत बुरी तरह से। ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहा है, हमारी फैक्ट्रियां बंद होने की तरफ जा रही हैं और हमारा जो करेंसी है वो सारी की सारी लग रही है फूड और एनर्जी इंपोर्ट्स में। तो ये ना हो कि हम भी कहीं गलती से इस क्राइसिस का शिकार होकर डिफॉल्ट की तरफ चले जाए। डिफॉल्ट तो आपको नहीं होने देंगे, क्योंकि आपसे कोई पैसे निकालना है, वो आपको इस तरह से रखना चाहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपका खून निकलता रहे और आप अधमुए रहें, खड़े नहीं हो सकें। और आपने जुर्रत कैसे कर ली कि साहब रूस से जाकर आप मिल लिए, तो आपको सजा दे रहे हैं। मेरे साहब डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्जा साहब। अच्छा जी, आप ये बात ये करें कि लुहांस में रूसी फौज के हमले तेज़ हो गए, ये तो पक्की बात जो बात आप कह रहे हैं। और वो जो डोनेस्टिक है, उनका जो सनती इलाका है, उसमें भी उनकी फौजें दाखिल हो गई हैं रूसियों की। जी जमील साहब। जी बिल्कुल, ये और मजीद इसमें ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी रशिया की तरफ से। रशिया को एडवांटेज क्या है? रशिया की सारी टेरिटरी उसको मालूम है। रशिया से रसद के तमाम गुजरगाहें यूक्रेन को टच करती हैं। रशिया से फासला कम है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी है। नेटो को के कह रहा है कि हम तो सप्लाई मजीद इसको जारी रखनी पड़ेगी, और जिस तरह के अभी जिक्र हुआ कि तमाम ममालिक यूएस और उसके एलाइज इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, और पिछले दिनों ही तकरीबन 1 बिलियन वैसे भी इमदाद दी है उन्होंने वेपन्स हथियार के अलावा, तो वो जारी रहेगी। एक चीज जरूर यकीनन मानने वाली है कि यूक्रेनियंस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था रशियंस ने, और रशियंस खास तौर पे सोचते थे कि जो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं उसमें उनको बहुत जल्दी से आसानी से काबिज हो सकेंगे। जी, और उसमें अभी जो लास्ट नेगोशिएशन भी हुई है रशिया और होती रही है, रशिया और यूक्रेन की टर्की में लास्ट हुई है मार्च में, और कई नेगोशिएशंस के बावजूद कोई सिरा नहीं निकला, तो पुतिन ने कह दिया कि डेड एंड की तरफ हम चले गए हैं, और यूक्रेनियन सदर ने भी कहा कि ये कामयाबी, क्योंकि रशिया हमारी बात नहीं मानता है। तो इसका मतलब एक और बात जो आपने हसन हबीब साहब ने बात की ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, वो साथ साथ में उनकी ट्रेन जो है जो पोलैंड को से आती है वो भी बहुत इतनी गहरी है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की जो गहरे तरीन सुरंगें हैं उनमें नंबर 2 पे आती है, नंबर 3 पे आती है ये जो उनका है, जिस पर अगर एटम बम भी फेंका जाए तो यहाँ पर जो आदमी रहेंगे रेलवे लाइन में बहुत ज़्यादा डीप अंदर है, वो उनको कुछ नुकसान। लेकिन उसका ब्लूप्रिंट तो सारा रशिया के पास है ना। जब यूएसएसआर था तो उस जमाने में सारी चीजें उनको उस चीज का इदराक और इल्म था, उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी रेजिस्टेंस, क्योंकि नेटो ने और यूएस एलाइज ने अपना तन मन धन की बाजी लगा दी है उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, दोनों साइड से जब शिद्दत आती जाएगी, मर्सनरीज जो अभी पकड़े गए हैं 2 इतने हाई लेवल के लोग जिन पे के जेनीवा कन्वेंशन अप्लाई नहीं होता है प्रिजनर ऑफ वॉर का, इसलिए कि वो यूक्रेनियन फौज के शुरू से कोई मेंबर नहीं थे, मर्सनरीज के तौर पर काफी लोग भेजे गए हैं वहां। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इंटेंसिटी और ये शिद्दत बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती है जंगों में शिद्दत तो दोनों साइड से मजीद उसमें अपनी कुव्वत में इजाफा किया जाता है, और ये कन्वेंशन वार आखिर कब तक चलेगी? मैं उम्मीद करता हूं या हालात जाहिर है जिस तरफ जा रही हैं, दुनिया का कोई मुल्क या कोई ग्रुप न्यूक्लियर वारफेयर को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो एक्सीडेंटल मामलात हैं
उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि जब यूक्रेन पर भी बार बार यूक्रेन के पे वो उसको नेटो की तरफ खींच रहे थे यूएस और उसके एलाइज, उस वक्त भी रशिया 1992 से ये बात करता आया है कि आपने हमारे साथ मुआहदा किया है, आप ऐसा न करें कि ईस्टर्न यूरोप के आपने काफी ममालिक को आप यूक्रेन को आप बख्श दें। और वो जब उन्होंने देखा कि रेड लाइन क्रॉस हो गई और जिस तरह की चाइना ने कहा कि उनके नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया था, जब वो आ गया था तो वो कूद पड़े मैदान में। अब उस पे इंटरनेशनल कानून का इतलाक होता है जिसकी वजह से सैंक्शन हो गया, वो अपनी जगह पर। लेकिन रशिया का कंटेंशन ये है कि आप इंटरनेशनल कानून की बात करते हैं, आप हमारी सिक्योरिटी की भी बात कर लें, उन अच्छा, अब ठीक है, आपकी बात होगी, समझ में आ गई डॉक्टर साहब। अब मैं हसन हबीब साहब से पूछ लेता हूँ कि ये रूस जंग की, अब ये बज़ाहिर ये नज़र आता है, और जो यूरोप के अखबारात हैं, अमेरिका के अखबारात हैं, पहले तो वो ये कहते थे कि ये जंग हम तवील करना चाहते हैं, तूल देना चाहते हैं जंग को। अब ये कहा जा रहा है कि रूस इसको तूल देना चाहता है। क्यों चाहता है, उसकी तबादत क्यों चाहता है? देखिए, रशिया का जहां तक ताल्लुक है, तो जमील साहब ने बिल्कुल सही कहा कि प्रॉक्सिमिटी रशिया की है, रशिया की नेचुरल एडवांटेज है। और न सिर्फ उसके अपना बॉर्डर, बेलारूस से उन्होंने फौजें भेजी थी जिन्होंने कैपिटल पे पहला हमला किया था। तो रशिया की ने जिस तरह अपनी रेड लाइंस डिफाइन की थी और जिस तरह उनको वायलेट किया गया, तो रशिया ने फिर उसने में हमला करवाया। और रशिया अब उसको अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर रहा है। प्रोबेबली 1 महीने के बाद दोनों तरफ के मुल्कों को ख्याल आएगा। मुझे याद पड़ता है ज़ेलेंस्की ने कहीं कहा था कि हम अगस्त में बात करेंगे। तो इसका मतलब उनको भी अंदाजा है कि विद इन अ मंथ सिचुएशन ऐसी होगी कि दोनों साइड, अब वो सिचुएशन क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही ये जो इंडिपेंडेंट लुहांस्क और डोनेट्स्क की रशिया ने कब्जा कर लेना है, रशिया ने इनका स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके कहना कि जी अब हम बात करने को तैयार हैं, इसके अलावा आप जो है वो बात करने को तैयार नहीं। अब बात क्या करेंगे? अगर फर्ज कर लीजिएगा कि छोटा सा मुल्क हो, इसराइल जैसा मुल्क हो, और वो एटम बम से मुसल्ला हो, तो फिर रूस क्या करेगा? एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो बात जमील भाई ने कही थी, वो ये बात यूँ है कि अगर ये कहा जाता है कि रूस ने अंडर एस्टिमेट किया नहीं, उन्होंने एज ए प्लानिंग ये किया था कि सारे जो ट्रक जो थे खाली खुली, वो ट्रक जो है वो आप लगा दिए थे कीव की तरफ, अब कीव की तरफ। तो अब और जो खारखीव था उस पर एकदम से जो उन्होंने अचानक हमला किया, और वो खसूसन जो वो पकड़ा है वो बायोकेमिस्ट्री। लोग ये कहते हैं कि मैंने वो ये समझता था अमेरिका के, उसको पता नहीं है, लेकिन उसको पता था, और दैट इज़ वाई उसने जो है धोखा दिया एज ए स्ट्रेटजी टैक्टिकल, कि वो सारा मालूम हुआ कि वो हमला करने जा रहे हैं कीफ पर, और असल में काम उन्होंने कर दिया खारखीव पर। जी हसन हबीब साहब। देखिए, वो तो स्ट्रेटजी, जैसे जमील साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि रशिया को इस इलाके का बिल्कुल पता है, ये उनका अपना इलाका था। ओरिजिनली यूक्रेन बहुत छोटा था, डिफरेंट फेजेस में रशिया ने अपने इलाके जो थे उनको मिला के यूक्रेन को इस साइज का किया। भाई यूक्रेन का बुनियाद ये है ना, खुरुशेव वहां से था यूक्रेन का, जी खुरुशेव था, और यूक्रेन का जो यानी रूस की जो मजहबी जो इबादत गाहें वो यूक्रेन में है, मजहब उनका वहां से चलता है, जो ईसाइयत का मतलब है वहां का। जी, और इस पूरे कज़िये में रूस की जो स्ट्रेटजी है वो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा बिलिजरेंसी नहीं थी। रूस नहीं ये चाहता था कि बहुत ज्यादा करे। और आप ये देखिए कि एनर्जी में बावजूद इसके कि सैंक्शंस हैं या मना किए जा रहे हैं मुल्कों को, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी, इंडिया डिफेंड कर रहा है रशिया से ऑयल खरीदना, उनके ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। और रूस का जो रेवेन्यू फ्रॉम एनर्जी है वो बढ़ चुका है। तो रशिया को जो आप नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनको डिप्राइव करके इंटरनेशनल सिस्टम से, रशिया तो उल्टा ज्यादा पैसा कमा रहा है। और अगर यही फ्लो रहा तो रूबल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो जो मुल्क के अंदर से रेजिस्टेंस आनी थी, मतलब उसकी जो फिगर थी कि तेल कहाँ बिके, वो चीन ने सारा तेल उसका ले लिया, वो कोई अब वो एक दूसरे के लिए तोआम हो गए, एक दूसरे के जरूरी हो गए।
अभी मैं अच्छा मिर्जा जमील साहब साहब, से जंग पूछता का जी, फरमाएं। जंग का एक बड़ा अजीब और गरीब पहलू है जिसपे यूरोप भी बात कर रहा है और दूसरे भी कर रहे हैं। अगर कल को चीन ने ताइवान पे इसी प्रिंसिपल पे हमला कर दिया ताइवान पर तो क्या होगा? जो असल प्रॉब्लम है वो तो ये है फिर तो कि आलमी जंग अगर हो जाएगी, इसमें तो अब दो राय नहीं है ना। सस्टेन कर लेता है यूक्रेन और चाइना को, शी जिनपिंग साहब भी तकरीबन वैसे ही लीडर हैं जैसे पुतिन है, बड़े नेशनलिस्ट, बड़े हार्ड लाइनर। तो अगर वो हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? दुनिया क्या करेगी? यूक्रेन को बचाएगी कि जाके ताइवान को बचाएगी? दोनों को बचा सकती है, उनके पास कैपेबिलिटी बहुत है। नहीं तो इंडियन अच्छा के जी, पास भी कैपेबिलिटी अच्छा जी काफी हो जमील गई साहब, है। मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अगर ये बात जो बात हमारे ब्रदर कह रहे हैं हसन हबीब साहब, तो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ये क्या फरमाते हैं बीच इस मसले के कि कामयाबी की सूरत में रूस का अगला हदफ क्या होगा, फिर कैसे क्या करेगा वो, फिर क्या करना चाहता है? अभी की सूरत में तो आप देखें कि पहले जो यूनिपोलर की तरफ जो जा रही थी दुनिया, अभी वो बाइपोलर एंड ट्राइपोलर, बल्कि मल्टीपो, अगर ये रूस कामयाब हो गया तो यार आराम से यूनिपोलर तो रहेगी नहीं ना कंट्री। अब बात ये है कि रूस के कामयाबी में अगर उसने कामयाब भी होना है तो अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और उसमें भी नहीं कहा जा सकता कि रूस सिर्फ कामयाब हो जाएगा। इस मामले में रूस को भी गजंद पहुंच रही है। रूस ने $300 बिलियन का नुकसान करना शुरू कर दिया है यूरोपियन एनर्जी मार्केट और गैस मार्केट में, और उसको जो अब यूरोप, अब चाइना को हम कह रहे हैं, चाइना से रूस का मुआहदा हुआ था 270 बिलियन का ओलंपिक्स के बाद। उस वक्त उन्होंने ऑयल का मुआहदा किया था, और इस वक्त रूस चाइना का नंबर 1 ऑयल सप्लायर है। लेकिन चाइना इस मामले में बड़े अपने मामलात को समझता है। वो हर चीज बिल्कुल रशिया के हवाले नहीं कर देगा, ऑयल के हवाले से वो अपना हशर यूरोप की तरह नहीं करवाना चाहेगा। आप देखें कि इस एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस की वजह से, बाकी हमारा तो जो खैर मखदूश हालात में जो हमारे साथ गुजरेगी वो तो खैर उसका तो अंदाजा लगाना ही बड़ा एक कपकपी लोगों को लाने वाली बात है। लेकिन मैं लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता वो बातें करके कि आगे मंजरनामा क्या हो सकता है, क्योंकि वॉर लंबी खींचेगी। लेकिन यूरोप को देख लें, यूरोप में आपको आने वाले दिनों में जिस जिस तरह इलेक्शन होंगे, वहां के लीडरान को देखें कि किस तरह वो अपने इलेक्शंस में टफ टाइम फेस करते हैं और किस तरह इलेक्शंस हारना शुरू करते हैं। बड़ी एक आपको एक पूरा मंजरनामा चेंज नजर आएगा इस जंग की वजह से। अच्छा, मैं और उसके ये अलावा अभी एक राइटर ने लिखा है जिसमें मैं प्रोग्राम भी करूँगा, आप शायद आपको मदू भी करूँ, तो अगर आप हुए, तो वो ये कहता है कि ये दुनिया का जो निज़ाम है वो बहरहाल बदल रहा है, और इसमें एक नया जो एक कॉन्टिनेंट है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो यूरेशियन लेड बाय द रशिया एंड चाइना, वो एक जैसे ब्लॉक की सूरत में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे सेंट्रल एशिया, पूरा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान को कंक्लूड करता है लेकिन पाकिस्तान शायद ना जाए, वो पाकिस्तान विल ट्राई टू बी न्यूट्रल, और वो उसका रहना न्यूट्रल रहना ही मुनासिब है। वरना जो बात आप मंदिर खींच रहे हैं, अगर हमें अगर उन्होंने कहीं न किसी, ये भी कि जुमला कहा जा रहा है कि वहाँ अमेरिका में बहस हो रही है कि इसको क्वाड को क्वाडिस्तान बना दिया जाए, तो वो सारे मामलात अगर आप देखें तो इस सूरत हाल के अंदर तो जो अमेरिका अपनी बालदस्ती की पूरी जंग लड़ रहा है, और उसके लिए जो भी उसने जो मंसूबा बनाए थे, वो जो मैं 20वीं दफ़ा कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली अमेरिका जीत जाएगा। जी आप फरमाएं जमील साहब। जी, अमेरिका के अब तक तो अमेरिका की अगर आप देखें तो किस लिहाज से इस आर्गुमेंट में वजन है जो आपने भी फरमाया। पहली बात तो ये है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री माइट है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और अमेरिका के एलाइज बड़े मजबूत हैं इस ब्लॉक के मुकाबले में। तीसरी बात यह है कि तमाम का तमाम फाइनेंशियल सिस्टम मुतहर्रिक है, अमेरिका के जाल में जकड़ा हुआ है, मुतहर्रिक है। हाँ, और उसकी नेटो के हवाले से फोर्स बड़ी डायनामिक और मुतहर्रिक है। और उस लिहाज से आप देखें कि पूरी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और यूके कितने इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और किस कास्ट पर कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो आर्गुमेंट है इसमें भी वजन काफी ज्यादा है। मेरे साहब, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद
एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्जा साहब, डॉक्टर जमील साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपनी बात को मुकम्मल फरमा लें। मैं आपको एक आध आर्गुमेंट और दे देता हूं। अभी ताइवान का जिक्र हुआ, ताइवान में जो सख्त बंदी हो रही है और जिस तरीके से वेपनाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन्स जो विकास के बाद शुरू हो गया है, ताइवान का जो खतरात मंडला रहे हैं, अमेरिका एक तरफ से सख्त बंदी कर रहा है और दूसरी तरफ से चाइना कर रहा है। ईरान के हवाले से आप देख लें कि इजराइल ने कल परसों से, बल्कि पहले से तैयारी की है। इजराइल ने जो सख्तबंदी और अटैक की तैयारियां ईरान पर, क्योंकि ईरान ने 60% इनरिचमेंट कर लिया और ईरान जब चाहे 90% पे जा सकता है, जो कि वेपन ग्रेड इनरिचमेंट है। और ये इसके लिए अमेरिका, इजराइल और बाकी ममालिक वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो ईरान जो है इसमें आगे चल जाए, क्योंकि जो JCPO जो है यानी न्यूक्लियर रिकॉर्ड, वो तो बड़ी कोशिश हुई, फेल हो गया। इस दौरान में ईरान ने अपने वो 27 कैमरे जो लगे हुए थे वो निकाल दिए। चले, खैर आपका टॉपिक दूसरा है, सिर्फ मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस खित्ते से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं। दूसरी लिहाज से देखा जाए तो ईरान जाहिर है वो इस ब्लॉक में आके पड़ता है, और ईरान पे अगर हमला हुआ तो ईरान ने जाहिर है रिटेलिएट करना है। और जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त ईरान ने जो अपनी एक कुव्वत गेन कर ली है, उसमें आप तबाहकारियों का अंदाजा। मैं ये इस पर आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको इजाजत दें कि अब वो उनका ये ख्याल है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ईरान को एज ए न्यूक्लियर पावर। मेरी जाती राय ये है, क्योंकि अब वो उनका और उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम दुनिया में दो एटमी ताकत हो, एक क्यों हो। जी जी, लेकिन मेरा तजिया इसमें यह है, और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ और शवाहिद और लिटरेचर के हवाले से अगर मैं कुछ अपने तरफ से बयान कर सकूं आपके सामने, ये बातें करना तो जाहिर है दिखाने वाली बात, लेकिन ये है कि ये मैं आपको बताता चलूं कि जो लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि डिप्लोमेसी फेल हो गई ईरान के मामले में, जो लास्ट, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा रशिया से जो आपका टॉपिक है और यूक्रेन से, तो जो लास्ट रिजॉर्ट है वो मिलिट्री एक्शन है। और मिलिट्री एक्शन के पिछले दिनों जो इजराइल का तो खैर चले एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन पे काम हो रहा है अमेरिका का भी। और उस का मतलब ये हुआ कि दे वुड नेवर लाइक के 90 उस पे तकरीबन वो हफ्तों में पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका डिलीवरी सिस्टम पे अभी उनको पता नहीं है कि किस हद तक पहुंचा है, क्योंकि मिसाइल्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और जो ये न्यूक्लियर मवाद है उसको डिटेक्ट करना आसान है। तो इसलिए अगर उनको ये पता पड़ जाए कि डिलीवरी सिस्टम भी है, तो वो आप समझ लें कि फिर दिनों की बात होगी कि इस खत्ते में बहुत चाल आने वाली। आ जाते हैं इसको। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज के लिए ये करता है, ईरान पे हमला करता है, तो हम कैसे बचते हैं? हम तो नहीं बचते ना, रेडिएशन से नहीं बचते हैं। नहीं तो एब्सोल्युटली अगर उन्होंने हमला किया तो उनका तो उनकी बला से अगर वो इनरिच्ड मटेरियल पे आके पड़ता है तो उसका जाहिर है वो इफेक्ट तो नहीं हो सकता, फायरबॉल नहीं बन सकता, लेकिन हमारा तो बॉर्डर मिला हुआ है। हाँ। उससे थोड़ा भी अगर उसमें रेडिएशन होगी तो अब तो बलूचिस्तान और बारा कराची तक का उससे इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन रेडिएशन उस वक्त ज्यादा फैलती है जब उसको एक्सप्लोड किया जाए। उसके अलावा वो एक बुरादे की तरह जल पड़ता है, उसमें से थोड़ा बहुत असर होता है अगर उसको वैसे आप कर दे उसमें, जब तक आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क देते हैं तो मैं समझ गया बात को आपकी। तो यो आपका रिजल्ट ये है कि वो ईरान पे हमला करेंगे। जी, जो सख्तबंदी है उससे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं और ज्यादा अरसे में नहीं। ये बात हफ्तों की है, महीनों की नहीं है। जिस तरह से सख्तबंदियां हो रही हैं इस मामले में जुलाई, वो तो आप डेडलाइन कह सकते हैं, लेकिन हफ्तों से मुराद ये है कि ज़ाहिर 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। जिस दिन उनको पता पड़ गया कि डिलीवरी सिस्टम तैयार है, उससे वो चंद दिन पहले इस पे करना ही करना उनकी मजबूरी है, उनकी तैयारी है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अच्छा जी, हबीब साहब आप फाइनल वर्ड कह दें। बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब। मैं आपको कहूँगा कि हबीब साहब भी बात कर दें। अच्छा देखिए, मेरे हिसाब से तो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वही उनका डिलीवरी सिस्टम है। अब उसमें फिक्स भी हैं, मोबाइल भी हैं। अब सिर्फ जैसे जमील साहब ने बताया कि जो एनरिच्ड उनके पास हो, एनरिच वो कर चुके हैं, 70 से ऊपर गए थे, वो तो मुझे पता है। तैयार नहीं
कि उनके पास ये रिपोर्टेड 60% आ गया है। हाँ, ठीक हो गया, बस चलो। रिपोर्टेड ये तो 60% 60% डिक्लेयर्ड फैसिलिटी पर है। मैं तो मैं मेरा 70 कह रहा हूँ ना। हाँ, हाँ, उनके पास है। जिस दिन उन्होंने असेंबल करना शुरू किया, और मैं आई ऑल्सो एग्री कि जुलाई का एंड और अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर अमेरिका ने इस बात को रोकना है। अच्छा, अब हम बात हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि फिर रूस, मीनिंग देयर बाय रूस विल गो विद द साइड ऑन द साइड ऑफ ईरान। ऑफ कोर्स ओके सर। दोनों में अलायंसेस हैं। आप तो मीनिंग देयर बाय की जंग जो है आपके सरहदों पे हो रही है, यूं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, अब ये हमारे खित्ते में जंग हो रही है। यूक्रेन भी हमसे बहुत ज्यादा कहीं दूर नहीं है, ईरान तो हमारा नेबर है, और ये पूरा खित्ता जो है वो किसी तरह से, मतलब अब जो बात कही जा रही थी कि जंग जो है पहली मर्तबा यूरोप में होगी, वो बात जी। सही नहीं है, वो आपके खित्ते में ले आएंगे। हाँ, वो कोशिश यही करेंगे कि इधर ले आए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन हबीब साहब और मोहतरम डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। मैं समझता हूँ कि इतनी जो बारीक बीनी से गुफ्तगू है ये बहुत कम होती है, लेकिन आप दोनों जो जितने मुदब्बिर हजरात हैं, सुफरा हैं, जो इन इलाके के एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, उनसे जो गुफ्तगू करके जो आज का हमारा प्रोग्राम का की जो वज़न बढ़ा है, हम उसके आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वक्त भी ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।